नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। अगर आपने एक बार सॉलिड स्टेट कंप्लीट पढ़ लिया है तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। अदरवाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आप बिना पढ़े भी अगर लगाएंगे तो आपके जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं उनका आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इनमें से क्वेश्चन मैच भी हो सकते हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं और मैं इसके साथ ही आपको और जो इसके साथ के जो क्वेश्चंस है कि इसमें और कौन सा टाइप हो सकता है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे यहाँ पर। तो उसकी भी हम आंसर की यहाँ पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक काई केंद्रित घन संकुल है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो देखिए, जो बीसीसी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपके पास ये एक तो पहले तो घन टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर के सारे जो ये कॉर्नर हैं, कोने, इन कोनों पे एक एक आपका परमाणु होता है, ठीक है। अब ये जो इस तरह से 8 परमाणु होते हैं और एक इसके सेंटर पे होता है, बिल्कुल यहाँ टिप पे। तो जो सेंटर होता है उसका तो कंप्लीट 1 लिया जाता है और जो कोने पे होता है उसका 1/8 लिया जाता है। तो टोटल कितने हो गए, एक तो ये रहा और 1/8 × 8 एक ये रहा, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसके अलावा आपसे परमाणु की संख्या और किस किस में पूछी जा सकती है। तो इसके अलावा 2 गणीय संकुल और होते हैं जो जिनके बारे में पूछा जा सकता है। एक आपके पास एससी सिंपल क्यूबिक सरल होती है जो, ठीक है, और एक होती है आपकी एफसीसी जिसको आप बोलते हैं फलक केंद्रित। तो जो एससी होती है उसके लिए परमाणु की संख्या 1 और एफसीसी के लिए परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। एक होती है आपके पास हेक्सागोनल षटकोणीय, तो उसके लिए कणों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए, सॉरी परमाणु की संख्या आपसे पूछी जाए तो उसके लिए आप आंसर कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए, एक यौगिक में ए और बी 2 आपके पास एटम्स हैं जो ए घन के कोने पे स्थित है। किस तरह से ए घन के कोने पे स्थित है, तो पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके लिए। तो देखिए, ये आपका घन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब जो ए है वो कॉर्नर पे है तो कितना आ जाएगा, 1/8 × 8, तो कितना आ गया, 1। ये तो हो गया आपका ए कितना आ गया आपका 1। उसके बाद है कि जो बी है ये फलक के केंद्र पे जो एक फेज है, इस तरह से फेस है, उस फेस के सेंटर पे है। तो फेस के सेंटर से कितना लिया जाता है, एक फेस जो है उस के सेंटर से कितना लिया जाएगा, बताइए कितनी फेस होती है, एक फेस के सेंटर से कितना लिया जाएगा। तो ये इसी पे डिपेंड करेगा। एक फेस के अगर सेंटर पे है तो उसका कितना आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब कितनी फेस होती है आपके पास, 6 फेस होती है। कितनी होती है, 6। तो 1/2 × 6 कितना हो गया, 3। तो बी क्या हो गया आपका, 3, यानी AB3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब AB3 किस में है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा एग्जाम्पल जो है वो 13-15 का नहीं है। अब देखिए, कई बच्चे 13-15 में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, 13 का मतलब है यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 और 15 का मतलब है ग्रुप नंबर 15, ठीक है। उन दोनों की बात हुई इन दोनों से मिलके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 13 से पी टाइप बनता है और 15 से कौन सा बनता है, एन टाइप बनता है। तो इन दोनों के मिश्रण से कौन सा बना हुआ है ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में कौन सा इन दोनों से ही मिलके नहीं बना हुआ है। देखिए यहाँ पर इस पे आपको ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला क्या पॉइंट है, नहीं पूछा है, नोट पूछा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि कैडमियम जो है ये तो किस में आता है, ZnCdHg ग्रुप नंबर 12 में आता है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है। अभी अभी बताया था मैंने, कितनी होती है परमाणु की संख्या, तो ये 6 आपका राइट आंसर, बी जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न संरचना में से किस संरचना के लिए सर्वाधिक समन्वय संख्या होगी, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है CN जो है
CN जो है आपका वो मैक्सिमम किसके लिए होगा। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है ये आपको देखना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए हो जाएगा, Na2O के लिए। किसके लिए हो जाएगा, Na2O के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है। ऑक्सीजन का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 8 है। इसके अलावा और किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहाँ पर 8 नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं सबका बता देता हूँ एक एक बारी बारी से, आप लोग उसे याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NaCl की। तो NaCl में आपके Na का भी 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर और Cl का भी कितना है, 6 है। ठीक है, उसके बाद हम ZnS की बात कर लेते हैं। तो ZnS में जिंक का भी कितना है, 4 है और सल्फाइड का भी कितना है, 4 है। दोनों का ही कितना है, 4 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं Na2O में। तो Na2O में मैंने आपको बता ही दिया, Na2O में सोडियम का 4 है लेकिन ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम CaF2 की बात करें तो CaF2 में रिनाइन का पूछा है, देखो यहाँ पर, इसलिए ये आंसर गया है। CaF2 की बात करें तो कैल्शियम का तो कितना है यहाँ पर, कैल्शियम का तो आपका 8 है और फ्लोरीन का कितना है, 4 है। कैल्शियम CaF2 और Na2O का सेम है कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन रिनाइन का यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है 8 और यहाँ पर फ्लोरीन का कितना है, 4 है। इसलिए ये आंसर इसका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोट की जो त्रुटि होती है उसमें क्या इफेक्ट आता है। तो क्रिस्टल जालक से असमान संख्या में धनायन में ऋणायन पलायन करते हैं, नहीं। सोटकी में भी नहीं करते हैं, फ्रैंकल में भी नहीं करते हैं। सोटकी में समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकलते हैं, समान, इसमें असमान लिखा हुआ है तो असमान वाला आपका आंसर नहीं होगा, ये छोड़ो। अगला है क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन पलायन करते हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला है एक आयन अपनी सामान्य स्थिति छोड़कर अंतराकाशी में चला जाता है, ये किस में होता है, सी ऑप्शन जो है आपका वो किस में होता है, फ्रैंकल में होता है। किस में होता है, फ्रैंकल दोष में होता है, ध्यान रखना। अंतराकाश में कौन जाता है, फ्रैंकल दोष में जाता है धनायन। क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है, बाहर जाएगा तो घनत्व बढ़ता नहीं है बल्कि घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पी प्रकार का विद्युतीय रूप से, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। आपके दिमाग में यह आएगा कि एन टाइप जो है ऋणात्मक होता है तो पी टाइप धनात्मक होना चाहिए। देखिए पी टाइप धनात्मक की तरह दिखाई जरूर देता है, लेकिन पी में तो क्या होता है, होल होता है, और होल पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ी होता है, होल पे कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। हाँ वो बिहेव धनात्मक की तरह जरूर करता है लेकिन होता तो क्या है, उदासीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदासीन। अगला है समन्वय संख्या 8 निम्न में से किस धनायन के लिए होती है। तो आप बताइए, अभी तो इसका आंसर आप लोगों को बताना होगा, फटाफट से बताइए। देखिए क्या हो सकता है आंसर। देखिए NaCl का भी मैंने बताया था आप लोगों को 6, ZnS का भी मैंने बताया था अभी 4, Na2O का भी बताया था मैंने 4 और 8। तो 8 तो किसी की नहीं है इन तीनों में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। CaCl में सीजियम का भी 8 होता है और क्लोराइड का भी 8 होता है। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संक्रमण धातु यौगिक अनुचुंबकीय प्रकृति। देखिए अनुचुंबकीय का मीनिंग क्या होता है, अनुचुंबकीय का मीनिंग ये होता है कि वो लोह चुंबकीय भी ना हो और प्रतिचुंबकीय भी ना हो। प्रतिचुंबकीय में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और लोह चुंबकीय में बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 2-3 ही होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, VO वेनेडियम ऑक्साइड वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक षटकोणीय आद्य एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या। तो देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सा है तरीका। किसी भी एकक कोष्टिका के लिए आपसे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय छिद्रों के बारे में अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रखना, चतुष्फलकीय हमेशा उसके n नंबर के 2n होते हैं, और ऑक्टाहाइड्रल जो होते हैं अष्टफलकीय वो आपके पास कितने होते हैं, उसके n के बराबर होते हैं। तो षटकोणी के लिए अभी अभी मैंने n कितना बताया था आप लोगों को, 6। तो 6 × 2 कितना हो गया,
चतुष्फल की छिद्र 12 हो गए और अष्टफल की छिद्र कितने हो गए 6 × 1 तो कितने हो गए 6। तो कौन सा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 12,6। ये भी ध्यान रखना होता है कि पहले चतुष्फल की पूछा है या अष्टफल की पूछा है। अगर चतुष्फल की पहले अष्टफल की पूछा होता तो आंसर होता 6,12। इस चीज का भी ध्यान रखना। अगला है जेडएनएस क्या है। सबको पता है जेडएनएस क्या है। जिंक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो कैसा क्रिस्टल हो जाएगा आयनिक क्रिस्टल। लेब असिस्टेंट 2016 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। अगला है ग्रेफाइट कैसा होता है। सबको पता है ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है और कैसा होता है सहसंयोजक नेचर का होता है। कैसा होता है सहसंयोजक नेचर का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन था एक्चुअल में 2016 में। उसने पूछा था कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस में आता है कौन सा नहीं आता है। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। रबर भी है क्रिस्टलीय है, कांच भी है क्रिस्टलीय है, प्लास्टिक भी है क्रिस्टलीय। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 13 में डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ठोस CO2 किसका आंसर है। ठोस CO2 किसका उदाहरण है। तो ठोस CO2 आपके किसका एग्जाम्पल है आणविक क्रिस्टल का। किसका है आणविक क्रिस्टल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एक क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसकी प्रास कैसी होती है। लघु प्रास होती है, दीर्घ प्रास होती है, अनिश्चित व्यवस्था होती है या ओल। तीनों ऑप्शन राइट है। तो देखिए लघु प्रास नहीं होती है तो बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अनिश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अनिश्चित व्यवस्था होती है आपके एमॉर्फस सॉलिड के लिए, अक्रिस्टलीय ठोस के लिए होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्रिस्टल में परमाणु की स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है। स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेब असिस्टेंट 2022 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों को गर्म करने पर पहले वे धुंधले द्रव्य में परिवर्तित होते हैं तथा और अधिक गर्म करने पर धुंधलापन पूर्णतः विलुप्त हो जाता है, पारदर्शी द्रव्य प्राप्त होता है। तो ये गुण किस प्रकार के क्रिस्टल का है। तो ये आपको आंसर खुद को बताना है। अगर ना आए तो कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ लेना। सीधा मैं आपको जो कमेंट करेगा उसके कमेंट में जाके उसका रिप्लाई मिल जाएगा ABCD में से क्या आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से कौन सा विषमदेशिक प्रदर्शित करता है। विषमदेशिक का मीनिंग क्या है। विषमदेशिक वो होते हैं कौन से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कौन से होते हैं क्रिस्टलीय। तो देखिए कांच भी क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, कागज भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है विषमदेशिक नेचर होती है क्रिस्टलीय ठोस की और एमॉर्फस ठोस की कैसी होती है समदेशिक नेचर होती है। ध्यान रखना। ठोस हाइड्रोजन में अंतराकणीय बल कैसा होगा। अब हाइड्रोजन है, ठोस हाइड्रोजन का मतलब क्या है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो होने से रहा, तो कौन सा बॉन्ड होता है वांडरवाल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है वांडरवाल बॉन्ड होता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक छद्म ठोस है। छद्म का मतलब होता है आभासी मिथ्या। ठीक है तो छद्म ठोस आपका होता है क्या कांच होता है। कौन सा होता है अक्रिस्टलीय ठोस को छद्म ठोस भी बोलते हैं। एमॉर्फस ठोस की बात हो रही है। ठीक है फॉल्स ठोस जो सॉलिड होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। TiO2 किस प्रकार का क्रिस्टल का उदाहरण है। तो TiO2 आपके किस प्रकार का उदाहरण है द्विसमलंबाक्स। कैसा है द्विसमलंबाक्स। द्विसमलंबाक्स की क्या कंडीशन होती है। द्विसमलंबाक्स एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो अपने चतुष्फलकी की तरह दिखाई देता है, यानी जिसमें आपके पास A बराबर B होगी नॉट इक्वल टू C होगी। ठीक है ऐसी होती है आपके पास द्विसमलंबाक्स। द्विसमलंबाक्स यानी दो लंबाइयां कैसी होगी समान होगी। ठीक है अगला है किसी क्रिस्टल में कितने प्रकार के दिक्जालक होते हैं। तो किसी क्रिस्टल में दिक्जालक होते हैं आपके कितने 14 दिक्जालक होते हैं। कितने होते हैं 14 दिक्जालक होते हैं। ध्यान रखना याद कर लेना इस चीज को 14 दिक्जालक होते हैं। और क्रिस्टलीय तंत्र कितने होते हैं। क्रिस्टलीय अगर तंत्र की बात करूं मैं तो तंत्र तो होते हैं आपके पास कितने 7। जालक की बात करूं तो जालक होते हैं आपके पास कितने 14। और इसके अलावा
मैं बात करूँ यहाँ पर आपके सममिति तल की, सममिति तल केंद्र सममिति की बात करें तो ये होती है आपके पास 23, ये ध्यान रखना। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है 7 भी पढ़ा था, 14 भी पढ़ा था, 23 भी पढ़ा था, आंसर क्या था। तो जालक होते हैं 14, क्रिस्टल तंत्र होते हैं 7 और सममिति तल होते हैं 23। अगली बात करते हैं माचिस की डिब्बी किस प्रकार की प्रदर्शित होती है। माचिस की डिब्बी किस तरह की दिखती है, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। माचिस की जो डिब्बी होती है उसकी तीनों जो साइज होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो तीनों ही क्या होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो तीनों ही अगर अलग अलग हैं तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी, विषम लंबाक्ष। कैसी हो जाएगी, विषम लंबाक्ष। तो सी आंसर आपका 23 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है काय केंद्रित में परमाणु की संख्या। अभी अभी स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में मैंने आंसर बताया था, उप संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वहाँ पर परमाणु की संख्या के बारे में बताया था। काय केंद्रित के लिए 2, एससी के लिए 1, एफसीसी के लिए 4। यहाँ पर काय केंद्रित के उप कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। एफसीसी के लिए पूछ लिया अगले वाले क्वेश्चन में, तो एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। अगर आपसे एससी के लिए पूछे, सरल घनीय के लिए पूछे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल जालक में निबिड़ संकुलन उच्चतम होता है। किस में होता है, सरल घनीय में आपके पास 52% होता है। परसेंट में बात करें तो, अगर परसेंट में नहीं बात करें तो 0.52 हो जाएगा। एक ही बात है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। काय केंद्रित का 68 होता है और फलक केंद्रित का 74% होता है। तो ज़्यादा कौन सा हो गया, 74 वाला, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काय केंद्रित जालक में इकाई कोष्टिका का कितना भाग रिक्त होता है। देखो पॉइंट पे जाइए, रिक्त पूछा है यानी खाली पार्ट पूछा है। 68% भरा हुआ होता है तो खाली कितना हुआ, 32%। ये आंसर राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डायमंड में इकाई कोष्टिका के कुल आयन का कितना भाग ठोस गोलों के द्वारा भरा जाता है। तो डायमंड में कितना भरा जाता है, 34%। याद रखना, डायमंड में 34%। तो पॉइंट में पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछा, तो 0.34 हो जाएगा। ठीक है, हीरा एक कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं की संख्या में अधिक संख्या में होने के कारण सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस कारण हीरा प्रकृति का सबसे ठोस पदार्थों में से एक है। प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 संकरण होता है। और कार्बन के डायमंड में जो कार्बन होता है, अगर उसके गलनांक की हम बात करें तो ये लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, याद रखना फिजिक्स का क्वेश्चन बता रहा हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण डायमंड चमकता है। इस चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हम लेब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड की अगर यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़नी होगी और सिलेबस दोनों का लगभग सेम है। लेब असिस्टेंट में थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे, सेकंड ग्रेड में थोड़े से ज़्यादा पूछे जाएंगे टफ लेवल के, लेकिन बेसिक तो स्टार्ट दोनों में करना पड़ेगा। हो सकता है 2016 जैसा लेब असिस्टेंट का पेपर आ जाए तो बायोलॉजी में बच्चों के तो कुछ होना ही नहीं है, तो थोड़ा चीज़ों को जीरो से स्टार्ट करते हुए हायर लेवल तक अपन लेके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी इकाई कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर का मीनिंग यहाँ पर होता है जो एक भुजा है उसकी बात हो रही है। जैसे ये वाला हमारे पास घन है इस तरह का, तो इस घन में जो आपके पास ये एक है यहाँ से लेके और यहाँ तक का एक जो ये किनारा है, इसकी लंबाई की बात हो रही है। तो इसकी लंबाई a और r में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो सरल के लिए आपके पास r बराबर a/2 होता है जो राइट है, ए ऑप्शन राइट है। BCC के लिए r बराबर √3a/4 होता है, ये भी राइट है। और FCC के लिए कितना होता है, a/2√2 ये होता है r बराबर, तो ये भी राइट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले 3-4 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप के। देखो 30 क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप का जरूर है, लेकिन इसे अगर किसी बच्चे को साइंस पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया तो भी ऐसा क्वेश्चन वो आसानी से बना देगा। एक चीज़ समझना, जितने भी रिलेशन हैं सारे के सारे
ए और आर में वो ए रिलेशन बिटवीन 4R में है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 4R बराबर ए की लंबाई होगी, तो अब आप निकाल लीजिए। इसमें पूछा है फलक केंद्रित के लिए जालक की कोर लंबाई, आपको ए की वैल्यू दे दी उसने 508 पिकोमीटर, और जो आर पॉजिटिव है धनायन की जो रेडियस है वो दे दी उसने 110 पिकोमीटर। इसने पूछा ऋणायन की त्रिज्या, तो देखिए मैंने क्या कहा 4R के इक्वल होती है ए आपके, तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपका जो 4R है उसमें से एक पॉजिटिव आर आपको मिल गई कितनी 110 पिकोमीटर, तो दूसरी पॉजिटिव आर भी 110 पिकोमीटर होगी, तो टोटल 2 पॉजिटिव आर कितनी हो गई आपके पास 220 पिकोमीटर। कितनी हो गई 220 पिकोमीटर। अब आपको माइनस वाली चाहिए, जब टोटल पॉजिटिव 220 पिकोमीटर हो गई तो माइनस वाली कितनी हो जाएगी 508 माइनस 220 पिकोमीटर, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये लगभग आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 288, कितना आ जाएगा 288। ये किसके बराबर आया 2R माइनस के बराबर आया। तो एक R माइनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R माइनस बराबर 288/2, कितना आंसर आ जाएगा 144। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है। हो सकता है कि अब की बार आपको एग्जाम में नेगेटिव वाला दे दिया जाए, फिर पॉजिटिव की धनायन की रेडियस पूछे, तो क्या करना है, बस यही फॉर्मूला अपनाना है, जो नेगेटिव की रेडियस दी है उसको डबल करो, पहले बार ए में से घटा दो और जो वैल्यू बचे उसमें 2 का भाग लगा दो, आपके धनायन की रेडियस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपसे घनत्व पूछा गया है, फलक केंद्रित FCC है, तो घनत्व के लिए जो रिलेशन होता है वो होता है D बराबर Z इंटू M अपॉन NA इंटू A क्यूब। ये A क्या है, कोर की लंबाई है, A क्या है कोर की लंबाई है, और NA क्या है यहाँ पर आवोगाद्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10⁻23। जेड क्या है आपका परमाणु की संख्या, क्या है जेड परमाणु की संख्या। अब SC के लिए परमाणु की संख्या कितनी 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए कितनी 4 और SCP के लिए कितनी 6। M क्या है आपका, M है परमाणु द्रव्यमान, जैसे देखो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान 60 दे रखा है, उस तरह से परमाणु द्रव्यमान। अब आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकाल देना है, तो D की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। देखिए किस तरह से निकालना है, बता देता हूँ, एक बार डेटा रख के बता देता हूँ मैं। इसमें आपसे देखिए D पूछा है, तो D बराबर आपके पास हो जाएगा, Z की जगह 4 रख दिया, M की जगह 60 रख दिया, NA की जगह NA की वैल्यू रखेंगे, और कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर। अब देखिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो पिकोमीटर को ग्राम सेंटीमीटर में अगर आपको नहीं बदलना आता तो पहले ऐसा कर सकते हैं 400 गुणा 10⁻12। अब ये मीटर में आई है, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 100 से गुणा कर देंगे, तो 400 गुणा 10⁻, कितना हो जाएगा -10। तो इसको 4 गुणा 10⁻8 लिख सकता हूँ, और इसका क्यूब कर दो, आंसर निकाल लो। आपका जो आंसर है वो लगभग बी ऑप्शन के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, 6.23 के आसपास आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CuCl। अब इसमें आपको कॉपर क्लोराइड जो है इसका आपको क्या पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो देखिए कॉपर और Cl के अगर आप परमाणु द्रव्यमान की बात करोगे तो लगभग 99 के आसपास होता है। सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर 32 में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन 5.783 के आसपास आपके इकाई सेल की लंबाई यहाँ पर आ जाएगी। अब इकाई सेल की लंबाई पूछी तो इस बार क्या पूछ लिया इसने, D दिया है 3.4, और देखिए ग्राम सेंटीमीटर में दिया, तो आपको मीटर में चेंज नहीं करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो आपसे पूछा क्या है इस बार, A पूछा है। आपके पास पहले A क्यूब निकलेगी, फिर A क्यूब का आपको क्या कर देना है, घनमूल निकालना है, और फिर वो A बन जाएगा। ठीक है, अब घनमूल निकालने का भी एक शानदार तरीका है। अब आप ऐसे तो काफ़ी टाइम लगा देंगे, लेकिन तरीका ये है, देखिए जैसे 10⁻24 आ गई, तो इसका तीसरा पार्ट कौन सा होगा, 10⁻8 हो गया। और दूसरी आपके पास वैल्यू मान लीजिए 50 आती है, तो आप करके देख लीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है 27, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा कितना होता है 64। इसका मतलब 3 और 4 के बीच की वैल्यू आपके 50 का आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालने का एक तरीका होता है, आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
KCl का आपको इस बार घनत्व दिया है और अवोगाद्रो नंबर पूछा है, यानी आपसे वैल्यू किसकी पूछ ली इस बार, Na की वैल्यू पूछी। तो Na बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, Na बराबर हो जाएगा Z/m/d/a³। वैल्यू रखो और Na का मान निकाल लो, बस इसमें क्या दिक्कत है। तो आपके पास आंसर इसका भी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये पूरे 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, सॉरी 33, और इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। ये पूरे चैप्टर को कवर करते हुए क्वेश्चन हैं।